अस्सलाम वालेकुम बच्चों, माय नेम इज़ मोहसिन अली। हमने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर आयन। आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। इस चीज़ को आप 9th के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इस टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। अब मैंने यहाँ पे डेफिनेशन इसकी ऑलरेडी लिख दी है। उसकी वजह यह है कि हमारी वीडियो ज़रा शॉर्ट बने। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले ये जो वर्ड है ना रिलेटिव, इसका मीनिंग मैं आपको क्लियर करवा देना चाहता हूँ, फिर ये चीज़ आपको बड़ी आसानी से समझ आएगी। रिलेटिव का वर्ड बच्चों कहीं पे भी जब यूज हो रहा होगा तो इसका मतलब है कि वहां पे कोई ना कोई कंपैरिजन हो रहा है, कोई चीजों के दरमियान मुआवजना हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? रिलेटिव। अब यहाँ पे वर्ड है रिलेटिव एटॉमिक मैसेज, मतलब एटम के मैसेज के दरमियान मुआवजना हो रहा है। को एक एटम दूसरे एटम से कितना हल्का है या कितना भारी है, मतलब मैथ के लिहाज से कंपैरिजन हो सकता है, कोई और प्रॉपर्टी के लिहाज से हो सकता है। बेसिक बताने का मतलब है कि रिलेटिव का वर्ड वहां आएगा जहां पे कोई कंपैरिजन हो रहा होगा। रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब एटम के मैसेज के लिहाज से जो कंपैरिजन है उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। डेफिनेशन तो लिखी हुई है, लेकिन ये डेफिनेशन आपको उस वक्त अच्छे तरीके से क्लियर होगी जब आप एग्जांपल से इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे। इसलिए हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। बच्चों देखें, आप एक शॉप के ऊपर जाते हैं, एक जनरल से पहले एग्जांपल लेते हैं। वहां पे एक वेट बैलेंस पड़ा होता है। ठीक है, तो सिंपल सा मैंने एक वेट बैलेंस बना लिया। आपके शॉप वाले को कहते हैं कि हमें 1 kg मतलब शुगर दे दें, जो भी आपकी डिमांड हो, मैंगोज दे दें। तो वो क्या करता है, एक तरफ 1 kg का बाइट रखता है और दूसरी तरफ उस चीज को रखना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जब ये चीज जो आपकी डिमांड है इस वेट के इक्वल हो जाती है तो उस वक्त वो उस चीज को ऐड करना बंद कर देता है। तो ये वाला जो मैथ है ना, ये वाला मैथ, ये आपको इस मैथ के लिहाज से कंपेयर होके मिला है। तो ये वाला मैथ क्या कहलाएगा? रिलेटिव मैथ। क्या कहलाएगा? रिलेटिव। मैंने आपको पहले ही बताया रिलेटिव का वर्ड क्या है, जो कंपैरिजन होने के बाद आपको चीज मिले उसको क्या कहते हैं? रिलेटिव। अब इस मैथ को आप क्या कहेंगे? रिलेटिव मैथ। तो ये वाला मैथ जिससे आपने कंपेयर किया है, जिससे आपने कंपेयर किया है, इसको हम स्टैंडर्ड यूनिट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट भी कहते हैं। इस मैथ के साथ कंपेयर होकर हमें ये मैथ मिला है, तो इस मैथ को हम कहेंगे रिलेटिव मैथ। ये तो हमने बच्चों जस्ट आपको रिलेटिव का वर्ड क्लियर करवाना था ताकि आपकी डेफिनेशन और इजीली आपको क्लियर हो जाए। अब हम एटम के हिसाब से इस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि ये वाला तरीकाकार जो अब मैं आपको बताने लगा हूँ या ये जो हमने किया है, ये इस तरह से हम एटम के मास को मेजर नहीं कर सकते वेट बैलेंस से, क्योंकि एटम बहुत स्मॉल है, उसका साइज बहुत छोटा है। तो ये जस्ट इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम इस एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। वैसे एटम के जो मास मेजर किए जाते हैं ये मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर ये तरीकाकार है सारा, लेकिन यहाँ पे ये जो हम जनरल एग्जांपल ले रहे हैं जस्ट कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा बच्चों, डेफिनेशन देखें। इट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट एज कंपेयर टू मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। वो कह रहा है कि रिलेटिव एटॉमिक मास एक ऐसा मास है जो हमें कार्बन के एक एटम के साथ कंपेयर होने के बाद मिला है, उसे हम क्या कहेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब यहाँ पे कार्बन का जो एक एटम है जिसका मास है 12, वो क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड यूनिट कहलाएगा। बात की समझ आ रही है? अब देखें, कार्बन का जो एक एटम लिया जा रहा है उसका मास कितना है? 12।
अगर इसको मैं पार्ट्स के लिहाज से डिवाइड करूं तो कुछ इस तरह से डिवीजन होगी। ये 12 पार्ट्स के अंदर मैंने इसको डिवाइड कर दिया है मैथ्स के लिहाज से, ठीक है। अब देखें जैसे 1 kg को अगर मैं मैथ्स के लिहाज से डिवाइड करूं तो तकरीबन 1000 ग्राम मिले तो 1 kg बनता है, 1000 ग्राम मिले तो 1 kg बनता है। इसी तरह ये ओवरऑल जो मैथ्स है C12, इसको मैंने मैथ्स के लिहाज से पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बेसिक यूनिट लेते हैं, जैसे बेसिक यूनिट हमारा यहाँ पे किलोग्राम के अंदर जो बेसिक यूनिट है वो ग्राम है। अगर यहाँ से हम एक बेसिक यूनिट लेते हैं तो हमारा वो एक पार्ट बनता है, ये वाला कोई एक पार्ट, ठीक है। इसको बच्चों हम कह सकते हैं 1/12 भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 12 हमारे टोटल पार्ट से, तो 12 में से हमने एक पार्ट ले लिया और ये एक पार्ट क्या कहलाता है? एटॉमिक मास यूनिट भी कहलाता है। जो एटॉमिक मास को कंपेयर करने के लिए हमें एक बुनियादी यूनिट भी तो बनाना पड़ेगा ना। वो बुनियादी हमारा यूनिट कौन सा है? कार्बन के 12 हिस्सों में से जो हमने एक हिस्सा लिया है वो एक बेसिक एटॉमिक मास यूनिट है। सपोज ये हमारे पास एक पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। और इसको जनरल फॉर्म में हम और क्या लिख सकते हैं? 1/12 भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू बच्चों होती है 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg, ये इसकी वैल्यू ऑब्जर्व हुई है। अच्छा, ये हमने कार्बन का एक एटम लिया, ठीक है, उसको मास के लिहाज से डिवाइड किया और उसका एक बुनियादी उस मास के लिहाज से एक पार्ट लिया जिसको हमने बुनियादी यूनिट बना लिया। अब इस यूनिट के साथ हम कंपेयर करते हैं किसी भी एलिमेंट के एटम के मास को, ठीक है, और इसके कंपेयर करने के बाद हमें किसी एलिमेंट के एटम का जो मास मिलता है वो क्या कहलाता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। वो क्या कहलाता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब देखें, सपोज यहाँ पे आपने कोई एक एटम रख दिया, ऑक्सीजन का एटम रख दिया, ठीक है, हमें नहीं पता कि मतलब इसका मास कितना है, अननोन हमने सपोज रख दिया ऑक्सीजन का एटम। तो यहाँ पे अब आपका जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? ये वाला जिसे हम AMU भी कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी है? 1, ठीक है। और ये 10⁻⁻27 kg, मतलब ये बहुत स्मॉल वैल्यू है। ओवरऑल वैल्यू मतलब जिसे हम काउंट कर रहे हैं कितनी है? 1। अब इधर हम एक बाइट रखेंगे, इसका दूसरा रखेंगे, ये वाला जो हमने पार्ट लिया है, तीसरा रखेंगे, चौथा, इसी तरह सो ऑन रखते जाएंगे। जब ये 16 के इक्वल पहुंचेगा तो ये बैलेंस क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमें पता चल जाता है कि अगर हम ये कोई ऑक्सीजन का एटम रखा था, अगर हम यहाँ 16 पार्ट्स रखते हैं तो इससे पता चलता है कि इसके साथ कंपेयर करने से जो ऑक्सीजन का हमें मतलब मास का पता चला कि वो 16 है, तो वो मास क्या कहलाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास। वो क्या कहलाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब आप कहेंगे कि ये वाला कार्बन ही यूज क्यों किया गया है? बच्चों, कार्बन इसलिए यूज किया गया है क्योंकि कार्बन नेचर के अंदर बहुत अबंडेंट है और ये मोस्ट स्टेबल है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड बनाया गया। इस एटम को स्टैंडर्ड बनाया गया था इसलिए क्योंकि ये बहुत स्टेबल है और अबंडेंट है। अब ये डेफिनेशन आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। इट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। अब ये वाले पार्ट की बात हो रही है कि ये एक ऐसा मास है किसी एटम का, ठीक है, किसी एटम का जो कंपेयर किया गया है कार्बन के एटम के मास के साथ, ठीक है। ये कार्बन का मास है ना, तो इसके साथ कंपेयर किया गया है, लेकिन उस कार्बन के मास के अंदर हमने एक बुनियादी यूनिट बना लिया था, कोई एक पार्ट ले लिया था, तो जिसको हम कहते हैं AMU।
कार्बन मेन तो कार्बन के साथ ही कंपेयर किया गया, कंपेयर करने के बाद जो हमें मास मिलता है उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। टेबल के अंदर कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं, डेसिमल में वो कुछ वैल्यूज हैं, जैसे हाइड्रोजन की है 1.008 AMU। वो बच्चों वैल्यूज आइसोटोप्स के लिहाज से दी गई हैं। आइसोटोप्स की जो वो वैल्यूज है एटॉमिक मास यूनिट में, वो फ्रैक्शंस के अंदर आती हैं। वो आगे हमारा टॉपिक पड़ा है, उसको डीपली डिस्कस करेंगे। आपको ये चीज अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए थी कि ये चीज क्या है, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट को हम कह सकते हैं इट इज ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। ठीक है, ये 1/12 क्या है, ये मास है एक वन कार्बन एटम का। इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। होप सो कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।